हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिसके अंतर्गत जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स शामिल हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेबस के आधार पर होंगे। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इस प्रकार है। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसका अंक योग 100 अंकों का होगा। मतलब जो भी आपका पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स को कैसे विभाजित किया गया है, कैसे बांटा गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहले भाग में रहेगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, और जो रीजनिंग है ये चीजें आएंगी जो कि रहेंगी 40 मार्क्स की। ये दोनों हैं, तो सामान्य ज्ञान को हमने बांट लिया है 20 मार्क्स में, और रीजनिंग को भी 20 मार्क्स में हमने डिवाइड कर लिया है। तो दोनों के 20-20 अंक के प्रश्न होंगे, जो टोटल 40 अंक के होने वाले हैं। खंड बा है, जिसमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी, जो 30 अंक का होने वाला है। फिर सा में आएगा आपका विज्ञान और सरल अंक गणित, जो भी 30 नंबर का होने वाला है। टोटल आपके 100 नंबर के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आएंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो है इसको इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है 1947, बी है 1950, सी 1956 और डी 1960। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। मध्य प्रदेश है राज्य का गठन 1956 को हुआ था, और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत में जितने भी राज्य है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किसे कहते हैं? ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी सिंह और डी हाथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल बताना है हमें, क्या है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी कबड्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था ये बताना है। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका बेटिका की गुफाएं किस जिले में है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भीम बेटिका की गुफाएं उपस्थित हैं? ऑप्शन है ए भोपाल, बी रायसेन, सी जबलपुर और डी धार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश के शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर और डी सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था ये हमें बताना है। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं अधिकतम? ए 452, बी 552,
सी 545 और डी 560? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 552। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसको डिजाइन करने वाले का नाम क्या है, ये हमें बताना है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगली वेंकैया, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो कहाँ से निकली है? ए सतपुड़ा, बी मैकाल, सी विंध्याचल और डी अमरकंटक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। वैसे तो जो क्या बोलते हैं, मैकाल श्रेणी से भी बोला जाता है कि नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत से निकली है। तो अगर ऑप्शन में अमरकंटक नहीं दिया है तो आप मैकाल पे भी टिक कर सकते हैं, है ना? तो वैसे तो इसके आंसर दोनों होंगे, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर मैकाल नहीं दिया जा रहा है, अमरकंटक है उसमें ऑप्शन में, तो आप अमरकंटक पे टिक करेंगे। और अगर अमरकंटक नहीं है, मैकाल दिया है, मैकाल श्रेणी दी है, पर्वत श्रेणी, तो आप इस पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले प्रेसिडेंट इंडिया के थे, वो कौन थे, उनका नाम क्या था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी जाकिर हुसैन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल हमें बताना है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ए आम, बी केला, सी अमरूद और डी नारियल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये हमें बताना है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा था? तो ऑप्शंस हैं इसमें, ए 1962, बी 1965, सी 1971 और डी 1975? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1962। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, तब सबसे पहली बार आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन से गांधी जी ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? जो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था जिसके बाद वो राजनीति में आ गए थे? ऑप्शन हैं, ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी दांडी यात्रा और डी भारत छोड़ो आंदोलन? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन है, ए 1982, बी 1983, सी 1984 और डी 1985? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1984। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? जो तारागढ़ किला है, वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं, ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी रविंद्रनाथ टैगोर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो लिखा है, और जो लैंग्वेज थी वो बंगाल की जो बांग्ला लैंग्वेज है उस पे लिखा गया था, फिर उसको बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। पहला प्रश्न है, यदि CAT बराबर DBU, तो DOG बराबर क्या होगा? मतलब अगर CAT को DBU लिखा जाता है तो DOG को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है, ए EPH, बी EPF, सी EQF और डी EOG? तो चलिए इसका हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, क्या है, सी के बाद क्या आता है क्वेश्चन में, आपको समझ में आ रहा है? जो सी के बाद आ रहा है डी, मतलब कि सी के बाद डी जो आया उसको लिखा गया है ना, डी लिखा गया है। ए के बाद क्या आता है, बी आया, तो उसने क्या लिखा, ए के बाद जो बी आया उसको बी लिखा। और फिर टी के बाद क्या आता है, यू,
तो उसने यू को लिखा, डीबीयू लिखा। तो सेम हमें उसी तरह से करना है। डी के बाद क्या आएगा यहाँ पर? ई आएगा, तो हमने लिखा ई। फिर ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, तो हमने यहाँ पे लिखा पी। इसके बाद जी के बाद क्या आने वाला है? एच आने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एच। ये आपका आंसर होगा। किस पे है? कौन सा ऑप्शन है? ईपीएच। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ईपीएच। अगला प्रश्न है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी है। वह महिला रमेश की कौन होगी? जिस महिला की ओर वो इशारा कर रहा है वह महिला रमेश की क्या लगेगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन है ए बहन, बी बुआ, सी माँ और डी पत्नी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये रमेश है ना? रमेश ये है और ये वो महिला है, वुमन। तो रमेश ने क्या किया? इसकी ओर इशारा किया और क्या कहा कि ये जो मेरी माँ है, माँ की क्या है? ये बेटी है। तो क्या हुआ? ये जो लेडीज है, जो औरत है, महिला है, इसके कौन कौन बच्चे हुए? एक रमेश इसका बेटा हुआ और एक इसकी बेटी हुई, ठीक है। तो ये दोनों इसके महिला के बच्चे हैं, तो रमेश की ये क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहन। अगला प्रश्न है, श्रृंखला को पूरी करना है, श्रृंखला पूरी करें। दिया है 2 4 8 16। ऑप्शन है ए 24, बी 30, सी 32 और डी 36। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सॉरी, इसका आंसर है 32। देखिए इसका कैसे सॉल्व किया गया है। 2 में अगर हमने मल्टीप्लाई किया 2 का तो आया 4। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आएगा 8। 8 में मल्टीप्लाई किया 2 का तो 16 आएगा और 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आ जाएगा 32। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर एक, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, तो वर्ड का क्या होगा टोटल? देखिए a को 1 लिखा, b को 2, c को 3, तो इस प्रकार से w को क्या लिखेंगे, o को क्या लिखेंगे, r को क्या लिखेंगे और d को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। a बराबर 1 2 लिखा है, ठीक है। जो हमें क्या देखना है? w देखना है। w कहाँ है? ये है। w बराबर क्या हुआ? 23। o बराबर क्या हुआ? 15। r बराबर क्या हो जाएगा? 18। और d बराबर क्या होगा? 4। इनको टोटल कर दो, चारों को टोटल करना है। जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। देखिए 8 8 8 16 4 20, यहाँ पे आ जाएगा 2 4 5 6 60 इसमें आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 60। अगला प्रश्न है, भिन्न युग्म चुने। ऐसा जोड़ा हमें चुनना है जो अलग हो। तो देखिए, दिन रात, ऑप्शन नंबर ए है, बी है काला सफेद, सी है अच्छा बुरा और डी है किताब कागज। तो देखिए तीन ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर के, वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत हैं। दिन का उल्टा होता है रात, काला का उल्टा होता है सफेद, अच्छा का उल्टा होता है बुरा और किताब का जो किताब है वो कागज का उल्टा नहीं होता। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किताब कागज। अगला प्रश्न है, यदि दक्षिण बराबर 1, पश्चिम बराबर 2, उत्तर बराबर 3, तो पूर्व क्या है? देखिए सबसे सिंपल हम बता देते हैं कैसा होता है यहाँ पर। ये होता है हमारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण को क्या बोला? 1 बोला है, इसको 2 बोला है, उत्तर को 3 बोला है। तो सिंपल सा ही इसका आंसर समझ में आ रहा है कि ई बराबर पूर्व बराबर हो जाएगा 4। ऑप्शन है इसमें, ए बराबर ए, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, सी है 2 और डी है 1। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4, इसका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रृंखला 5 10 20 40 और डैश, इनको पूरी करना है। तो बहुत ही आसान है ये। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए, ऑप्शन नंबर ए है 60, बी है 70, सी है 80 और डी है 100। तो देखिए 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 10 आएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा? 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा? 40। और 40 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है? 80। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80। अगला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग, यदि पेन बराबर 35 तो इंक बराबर क्या है? अगर जो पेन है, पेन की वैल्यू है 35 टोटल, तो आई एन के इंक की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है, ए है 32, बी है 28, सी है 36 और डी है 34। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पी का तो इसने दिया 16, तो हमें पेन का तो देखना नहीं है, हम क्या देखेंगे? इंक का देखेंगे। आई की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 9 दी हुई है, तो हम लिखेंगे 9। एन की वैल्यू क्या है? 14 दी हुई है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 14। और k की वैल्यू क्या दी हुई है? 11 दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्या होगा?
34। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। अगला प्रश्न है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन है। ए बी की बहन है, जो ए है वो बी की सिस्टर है, बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, मतलब कि ए बी सी तीनों एक दूसरे के भाई बहन होंगे। सी जो है डी की माँ है, सी की एक बेटी या बेटा है जो कि है डी है। तो ए का डी से क्या संबंध है, हमें बताना है कि जो ए है और ये डी है इनका क्या रिलेशन है। तो ऑप्शन है ए दादी, बी मौसी, सी बहन और डी मामी। तो देखेंगे इसमें सॉल्यूशन क्या है। ए जो है वो बहन है किसकी, बी की, और बी जो भाई है वो भाई है सी का, मतलब कि ए और बी दोनों, ए और सी दोनों सिस्टर्स हैं, बहन है, और बी क्या है, भाई है ना। अब सी जो है सी की एक बेटी या बेटा है डी। तो डी और ए का क्या कनेक्शन है, तो जो सी की ए जो है वो सी की बहन है, तो डी की क्या लगेगी, मौसी लगेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मौसी। अगला प्रश्न है, ऑड वन आउट, भिन्न को चुनना है। ऑप्शन है ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी बाघ और डी तोता। तो देखिए तीनों ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, कुत्ता है वो भी जमीन पे ही चलता है रहता है, बिल्ली भी जमीन पे चलती है रहती है, बाघ भी जमीन पे ही रहता है और चलता भी है। लेकिन तोता जो है वो क्या होता है, आकाश में उड़ता है। तो इससे इसमें भिन्न क्या होगा, तोता। सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तोता। अगला प्रश्न है, यदि सड़क का संबंध वाहन से है तो रेल का संबंध किससे है। ऑप्शन है ए चक्के, बी पटरियां, सी इंजन और डी पायलट। देखो सड़क का संबंध किससे है, वाहन से, मतलब कि जो वाहन है कोई भी गाड़ी है वो कहाँ चलती है, सड़क पे चलती है। तो रेल का क्या संबंध होगा, रेल कहाँ चलती है भाई, पटरियों में चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी पटरियां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रृंखला पूरी करें, ए सी ई जी क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं एच, ए है, बी है आई, सी है जे और डी है के। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए दिया है, सी दिया है, मतलब ए सी ई जी दिया है, मतलब वो क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी एक अल्फाबेट है उसको छोड़ रहा है। बी को छोड़ दिया है, डी को छोड़ दिया है, एफ को छोड़ दिया है। तो इसी प्रकार क्या करेगा वो, एच को छोड़ के आई को इस पे लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आई। अगला प्रश्न है, कौन अलग है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से भिन्न कौन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए 16, बी 25, सी 36 और डी 59। तो देखेंगे क्या अलग होगा। 4 16 क्या है, 16 अगर हम 4 का स्क्वायर करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो क्या आ जाता है, 16 आ जाता है, ठीक है। सेम चीज है 25 क्या है, अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो आंसर क्या आ जाएगा, हमें हमारे पास 25। 36 कैसे आएगा, अगर हम 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 36। लेकिन जो 59 है, अगर हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो 49 आता है, 59 नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का क्या होता है 16 होता है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। 5 का भी दिया हुआ है 25 ऑप्शन, और 6 का भी आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 36, लेकिन 49 नहीं दिया हुआ है। तो इसकी जगह क्या दिया है, 59। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 59। अगला प्रश्न है, यदि 12 अनुपात 144 तो 15 अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है ए 200, बी 225, सी 250 और डी 300। देखिए 12 का 144 कैसा आएगा, अगर हम 12 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलता है, 144 मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 225। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 14916 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए 20, बी 25, सी 30 और डी 36। मतलब कि एक है, 4 है, 9 है, 16 है, तो इसे जो सीरीज है उसे पूरी करना है। तो देखिए क्या है, ये हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 क्या है, अगर हम 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर 4 भी दिया हुआ है, 4 क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें 4 मिलता है, मतलब हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 मिला। यहाँ लिखती हूँ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 16। अब क्या नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए 25। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 25 सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
यदि सोमवार 1 तारीख है, सोमवार को 1 तारीख है, तो तारीख 8 को कौन-सा दिन होगा? अगर किसी महीने को की 1 तारीख को मंडे है, तो 8 तारीख को कौन-सा डे होगा, ये हमें बताना है। तो वैसे तो कम ही इसमें दिया हुआ है, 1 और 8 दिया है, तो आप इज़िली इसे फाइंड कर सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे करके। लेकिन इसकी एक और ट्रिक है जो मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सोमवार, बी मंगलवार, सी बुधवार और डी गुरुवार। तो इसका देखते हैं कैसा सॉल्यूशन होगा। कुल दिन निकालना पड़ेगा हमें, मतलब कि जो अंतिम तिथि दी है उससे प्रारंभिक तिथि को माइनस करना पड़ेगा। अंतिम तिथि क्या है? जो सबसे बड़ी वाली तिथि रहेगी। 8 से हमें क्या माइनस करना है? 1 को माइनस करना है। तो क्या मिल जाएगा हमें? आंसर मिलेगा 7। अब 7 को हम क्या करेंगे? विषम दिन निकालना है, मतलब जो हमें 7 मिला है उसको डिवाइड करेंगे 7 से। विषम दिन कैसे निकालेंगे? जो आंसर आएगा वो विषम दिन नहीं होगा, जो शेषफल बचता है, जो जो भी वैल्यू बचेगी बाद में, वो विषम दिन के अंतर्गत आता है। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो आंसर तो आएगा 1। लेकिन जो शेषफल है, शेषफल क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा, क्योंकि 7 का 7 एक बार में भाग चला गया, 7 का 7 से। ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट? नया दिन कैसे निकालेंगे? जो भी विषम दिन, मतलब जो भी रिमाइंडर, जो भी शेषफल मिला है, उसमें दिया गया दिन क्या है? सोमवार दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 जो आंसर आया, शेषफल आया है 0 में हम क्या जोड़ देंगे? सोमवार। सोमवार में अगर हम 0 दिन को ऐड करते हैं, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? सोमवार ही आएगा। अगर हम सोमवार में एक यहाँ पे 1 ऐड करते, तो क्या मिलता है हमें? सोमवार में एक दिन ऐड कर देंगे तो मंगलवार आ जाता है। लेकिन हमें सोमवार में यहाँ पे 0 ही ऐड करना है, तो आंसर क्या आएगा? सोमवार। मतलब सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोमवार। अगला प्रश्न है, कोडिंग, यदि RAM इज इक्वल टू 32 तो LAP बराबर क्या होगा? देखिए, ये भी वैसे ही है जैसे हमने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं ना। ए की वैल्यू 1 होती है, बी की 2 होती है। तो ऑप्शन है, ए है 28, बी 29, सी 30 और डी 31। तो इसका देख लेंगे सॉल्यूशन। रैम का तो दिया हुआ है, LAP का देखना है। एल की वैल्यू क्या होती है? क्या दी हुई है? 12। ए की क्या है? 1। और पी की क्या है? 16। इन तीनों को ऐड कर दो, 9, और यहाँ आ जाएगा 2। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 29। अगला प्रश्न है, श्रृंखला ZYXW क्वेश्चन मार्क एक सीरीज दी हुई है जो कि बैकवर्ड में है। जैसे हम अल्फाबेट लिखते हैं A to Z, तो ये बैकवर्ड दिया हुआ है, Z to A दिया हुआ है। तो इसको हमें कंप्लीट करना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए है V, B है U, C है T और D है S। तो देखेंगे, अगर हम रिवर्स में देखते हैं तो क्या होता है? जब हम ABCD लिखते हैं तो क्या आता है? HTUVW, VWXYZ आता है ना। तो अगर हम इसे रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या होगा? Z है, Y है, X है, W है, क्या आ जाएगा उल्टे में? V। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, V। अगला प्रश्न है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, गाय के लिए क्या है? बछड़ा है। वैसे किसी बकरी के लिए क्या होगा? गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? ऑप्शंस है, ए बछेड़ा, बी पिल्ला, सी छोना और डी मेमना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेमना। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक समीकरण दिया हुआ है, 15 प्लस 25 इज इक्वल टू 40। तो 25 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या? इजी है, बिल्कुल प्लस कर दिया इसको। 5 प्लस 5 हो जाएगा 10। यहाँ पे हमने लिया, एक कैरी ले ली, 3 और एक 4, यहाँ पे 40 आ गया। उसी प्रकार से हमें 25 और 35 को ऐड कर देना है। तो 25 और 35 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा इसका 10, यहाँ आ जाएगा एक हासिल, 3 3 6, क्या आ जाएगा इसका आंसर? 60। ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 60। पहला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें। एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है, इसे कंप्लीट करना है। क्या है? 3 6 12 24 और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शंस देखेंगे, ए है 36, बी है 46, सी है 48 और डी है 54। तो कैसे ये सॉल्व होगा? देखिए, अगर हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हमें मिलेगा 6, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो हमें 12 मिलेगा, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 मिलेगा, और 24 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दिल्ली को 541289 लिखा जाता है तो भोपाल को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं, ए बी सी डी। अगर दिल्ली का कोड 445128 है तो भोपाल का कोड हमें बताना है।
तो ये एक चार्ट आपके सामने दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये चार्ट है जिसमें सभी की वैल्यू लिखी हुई है कि ए का कोड क्या होगा, बी का कोड क्या होगा, सी का क्या होगा, डी का क्या होगा। तो अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में आता है पहले बी, बी का कोड क्या दिया है, 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर एच है, एच की वैल्यू क्या है, 8 है ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8। अब इसके बाद आता है ओ, ओ की वैल्यू दी हुई है 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। इसके बाद है पी, पी की वैल्यू क्या है, 16 दी हुई है, 16, तो हमने यहाँ लिखा 16। नेक्स्ट है ए, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लिखेंगे। और एल की वैल्यू है 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। मतलब आंसर क्या होगा, 281516 112। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जिसमें 281516 112 है, जो कि भोपाल का कोड है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर 10 मीटर और फिर दाईं ओर 20 मीटर। अब वह किस दिशा में है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर, बी पश्चिम, सी दक्षिण और डी पूर्व। तो देखेंगे हम, ये बताया गया है कि ये पूर्व की दिशा है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, मतलब कि इस साइड जा रहा है, पूर्व दिशा की ओर वो 20 मीटर चला, माना कि ये 20 मीटर है। अब वो दाईं ओर मुड़ गया, मतलब अभी उसका फेस कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर है। ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है हैंड। तो दाईं ओर मतलब कि राइट साइड पे वो मुड़ गया, इस साइड, और राइट साइड मुड़ गया, वो कितना चला, 10 मीटर चला। तो ये 10 मीटर आ गया। फिर अभी उसका फेस कहाँ पर है, दक्षिण की ओर पे, साउथ साइड पे। ये उसका राइट हैंड है एंड ये उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है। अब फिर वो क्या हो गया, फिर से दाईं ओर मुड़ गया, मतलब कि राइट साइड की ओर मुड़ गया और फिर 20 मीटर चला। ठीक है। अब वह किस दिशा में है, तो अभी वो किस दिशा में है, पश्चिम का, जो उसका फेस है वो पश्चिम की तरफ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम। अगला प्रश्न है, यदि ए का कोड Z है, बी का कोड Y है, तो CAT का कोड क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए XZZ, बी XZQ, सी XZG। सॉरी, दो बार ऑप्शन दे दिया हुआ है, सेम ऑप्शन। और डी है XZQ। ये ऑप्शंस रिपीट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे XZR मान लो, इसको इसको XZO मान लो, सेम हो गए हैं ऑप्शन। तो इसका कोड क्या होगा, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या किया, पहले तो हमने इसमें A टू Z अल्फाबेट्स लिखे हैं, ठीक है, और फिर रिवर्स उसको बैकवर्ड में लिखा है, Z टू A लिखा है, ठीक है। तो अगर A की वैल्यू Z है, B की Y है, तो CAT की बताना। तो C की वैल्यू आपको इस टेबल पे क्या दिख रही है, X दिखाई दे रही है, तो C की वैल्यू X, फिर A की वैल्यू Z और T की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, G। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XZG। ये जो है रिपीट हो गया, इसको मैंने चेंज कर दिया है। तो अगर XZG सी में हो या बी में हो, कहीं पे भी हो, तो इसका आंसर यही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके रमेश ने कहा, यह मेरे दादा का इकलौता बेटा है। यह व्यक्ति रमेश का कौन है? जो रमेश जिस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है, तो हमें उस व्यक्ति और रमेश के बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए पिता, बी भाई, सी चाचा और डी दादा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऑप्शंस ये देख लेंगे सॉल्यूशन, ये क्या है, रमेश है, ये वो व्यक्ति है, और ये उसके दादाजी हैं, ग्रैंड फादर। अब रमेश इसकी तरफ इशारा कर रहा है, इस आदमी की तरफ, ये बोल रहा है कि ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मतलब कि दादाजी का तो एक ही पुत्र है। तो अब जो रमेश है, रमेश के अगर दादाजी लग रहे हैं, तो ये इंसान क्या लगेगा, रमेश का पापा, पिताजी लगेंगे। क्योंकि रमेश दादाजी का एक ही पुत्र है, अगर दो पुत्र होते तो चाचा या ताऊजी उस पे आ जाता आंसर में। लेकिन इकलौते पुत्र हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये रमेश के पिता लगेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंखला दी हुई है फिर से, 2 5 10 17 26 और क्वेश्चन मार्क। इसे बताना है कि इसके आगे क्या आएगा। ऑप्शन हैं ए 35, बी 37, सी 40 और डी 42। तो देखिए सॉल्व कैसे किया है। पहला 2 है, 2 कैसे आया, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 करके उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलता है। दूसरी चीज के लिए भी यही करेंगे, 2 में हमने स्क्वायर किया, 2 मल्टीप्लाई 2 करके उसमें 1 ऐड किया, तो हमें मिला 5। फिर हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 3 किया, उसमें 1 ऐड किया, तो हमें मिला 10। फिर नेक्स्ट में है 4 मल्टीप्लाई 4 किया, तो क्या आया, 16, 16 में हमने 1 ऐड किया, तो क्या मिला हमें, 17। सेम चीज़ हमने 26 के लिए किया है, 5 मल्टीप्लाई 5 किया तो 25 आया, 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26 मिलेगा। फिर हमें क्या करना है, 6 के लिए करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो क्या मिलता है हमें, 36 मिलता है। और 36 में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 37। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 37। अगला प्रश्न है, यदि 7 बराबर 7 अनुपात 49 है, तो 9 अनुपात क्या होगा?
तो अगर 7 है, 7 में हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमें क्या मिलता है? 49 मिलता है। ठीक है, 49 मिला। अब सेम चीज़ हमें 9 के साथ करना है, 9 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 81 मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 81। अगला प्रश्न है ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भिन्न है उसे चुनना है। ऑप्शंस हैं ए कुत्ता, बी घोड़ा, सी शेर और डी गाय। तो देखेंगे, कुत्ता जो है पालतू पशु है, कुत्ते को लोग पालते हैं, घोड़े को भी लोग पालते हैं, लेकिन शेर को लोग पालते नहीं हैं, और गाय को भी लोग पालते हैं। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं, ये क्या है? तीनों को लोगों के द्वारा पाला जाता है। किसे नहीं पाला जाता? शेर को। तो शेर क्या हुआ? भिन्न हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर। अगला प्रश्न है, यदि 5 माइनस 5 इक्वल टू 24, 7 माइनस 7 इक्वल टू 48, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या? तो देखो, क्वेश्चन में अगर 5 माइनस 5 दिया है, अगर हम 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें तो 0 मिलेगा, है ना? तो कोई भी हम माइनस तो कर नहीं सकते। सेम चीज़ 7 के साथ भी नहीं कर सकते। तो इसे कैसे सॉल्व किया गया है? 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? 25 मिलेगा, जो क्या है? 24 के बिल्कुल करीब है। 25 मिला। सेम चीज़ अगर हम 7 के साथ करेंगे, 7 माइनस 7 मल्टीप्लाई 7 किए, तो हमें मिलेगा 49, जो कि 48 के करीब है। दोनों के बिल्कुल बिल्कुल लगभग लगभग करीब हो गया। अब इसमें से भी हम 1 माइनस कर देंगे तो 24 मिलेगा, और 49 से 1 माइनस कर देंगे तो 48 मिल जाएगा। मतलब दोनों से हमें 1 माइनस करना है। तो हम 10 के लिए भी सेम वही चीज़ करेंगे। 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। और 100 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 99। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 99। अगला प्रश्न है, समीकरण में लुप्त संख्या ज्ञात करें। 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 36, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 60 और 18 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसका क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो अगर 12 को 3 से गुणा किए तो हमें 36 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम चीज़ अगर हम 15 में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, तो हमें 60 मिलता है। तो वैसे ही हमें क्या करना है? 18 में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिल जाएगा हमें? 90 मिल जाएगा। इसका ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 90। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 1 जनवरी 2000 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2001 को कौन-सा दिन था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार और डी गुरुवार। अगर जनवरी 1 2000 को सैटरडे था। अब देखेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो 2000 सन है वो किस प्रकार का सन है। तो जो 2000 है वो एक प्रकार का लीप वर्ष था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सन, दिया हुआ वर्ष लीप वर्ष है या नहीं? तो देखिए कैसे पता चलने वाला है, अगर हम 2000 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये पूरी पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और डबल 0। हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अगर शेषफल नहीं बच रहा है तो दिया हुआ वर्ष क्या है? लीप वर्ष होगा। और अगर कोई भी शेषफल बच रहा है 1, 2 या 3, तो वह लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये लीप वर्ष था। अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366, 366 डेज़ होते हैं लीप वर्ष में। हमें क्या करना है? अब विषम दिन निकालना है। विषम मतलब कि जो भी शेषफल बचेगा, हमें उसके शेषफल से मतलब होगा उसमें। तो अगर 366 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या मिलेगा? 52 आंसर मिलेगा, और शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा, 2। तो क्या होगा? 52 तो सप्ताह हो जाएँगे, और जो 2 शेषफल बचा, अब हमें इसकी ज़रूरत है, ये विषम दिन कहलाया। तो अब हमें क्या करना है? जो दिया गया दिन है, दिया गया दिन कौन-सा है? शनिवार। शनिवार में जो शेषफल है, उसे ऐड कर देना है। ये देखिए, शनिवार प्लस शेषफल। तो शनिवार में हम 2 को ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें? सोमवार मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर हम शनिवार में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, शनिवार का अगला दिन क्या होता है? रविवार होता है। अब हम रविवार में फिर से 1 ऐड कर देंगे, या शनिवार में 2 ऐड कर देंगे, तो शनिवार का दूसरा दिन क्या कहलाएगा? सोमवार कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमवार। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला दी हुई है ZXVT क्वेश्चन मार्क। तो देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में है, बैकवर्ड है। जैसे A टू Z होता है, तो ये कैसा है? Z टू A है। तो ये एक टेबल है, चार्ट है। सबसे पहले क्या लिखा है सीरीज में? Z लिखा है, Z के बाद X लिखा है, X के बाद V लिखा है और V के बाद T लिखा है। एक-एक जो कैरेक्टर है, एक-एक अल्फ़ाबेट है बीच के, उसको उसने लिखा नहीं है, लिखा नहीं गया है, छोड़ दिया गया है। तो सेम चीज़ होगा, टी के बाद का जो अल्फ़ाबेट है उसको छोड़ के उसके बाद के अल्फ़ाबेट को लिखा जाएगा, मतलब कि किसे लिखा जाएगा? आर को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड में रैम RAM को 32 लिखते हैं, तो FAN को क्या लिखेंगे? RAM जो है टेबल, जो नंबरिंग वाला सिस्टम है कि A की वैल्यू 1 होती है, B की वैल्यू 2 होती है, तो उसी प्रकार से जो R की वैल्यू है और A की और M की तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया है। तो देखेंगे, ये चार्ट है, RAM तो दिया हुआ है, अब हमें FAN देखना है। F की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? 6 दी हुई है, तो 6 लिखेंगे हम। फिर A की दी लिखी हुई है 1, तो हम लिखेंगे 1, और N की क्या दी हुई है? 14, तो हम यहाँ लिखेंगे 14।
ये तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1, 1 यहाँ पे कैरी आएगी, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 21, सॉरी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 इक्वल टू 52, 36 इज इक्वल टू 63 और तो जो 47 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, 25 को इसने उल्टा कर दिया है, पहले 5 को लिख दिया बाद में 2 को, 36 में भी सेम यही किया है, पहले 6 को लिख दिया बाद में 3 को, तो 47 में क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन देख लेंगे, ए है 74, बी है 47, सी है 94 और डी है 84। तो आंसर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले लिख देगा 7 एंड देन 4, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 74। फिर से एक श्रृंखला दी हुई है, 5, 11, 23, 47 और क्वेश्चन मार्क, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। ऑप्शन हैं ए 94, बी 95, सी 97 और डी 99। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जैसे जो है 5, 5 को कुछ नहीं किया है, 5 को 5 ही रहने दिया है। अब हम पहले क्या करेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का, तो क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। 10 बिल्कुल लगभग 11 के करीब है। अब 10 में हम क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर, 11 आ जाएगा। अब जो ये 11 मिला, अब हमें 5 के साथ कुछ नहीं करना, 5 को वैसे ही रहने देना है। जो हमें वैल्यू मिली 11, 11 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। अब 22 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा। अब हमें 11 को भी कुछ नहीं करना है, 23 को लेना है। 23 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और उसमें जोड़ देंगे 1, तो क्या मिल जाएगा हमें 47। फिर हमें 23 को छोड़ देना है, 47 में मल्टीप्लाई करना है 2 का और उसमें 1 ऐड कर देना है, तो आंसर मिल जाएगा 91, 95। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 95। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 12, 4 इक्वल टू 20 तो 5 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन हैं ए 25, बी 30, सी 35 और डी 40। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 2 इक्वल टू 6, तो अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के बाद आएगा 3, अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा। सेम चीज़ अगर हम 3 के बाद आएगा 4, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो 20 मिलेगा। तो सेम चीज़ हमें 5 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 5 के बाद आता है 6, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30। अगला प्रश्न है, ब्लड रिलेशन है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। क्या है, ए जो है वो बी का भाई है, ए भाई है और बी क्या है, बहन है, सी की बहन है। मतलब कौन कौन भाई हुए, ए भाई है, बी बहन हुई और सी क्या है, सी जो है वो पिता है डी का, तो क्या होगा, वो भी भाई ही होगा। तो ए और सी दोनों भाई हैं और बी बहन है। तो ए और डी का जो है रिलेशन बताना है। ऑप्शन से ए चाचा, बी भाई, सी दादा और डी मामा। तो देखेंगे कैसे सॉल्व होगा ये। देखते हैं ये, ए क्या है, भाई, बी है बहन और सी भी है भाई, सी क्या है, पिता भी है किसका, डी का। तो क्या हुआ, जो डी है, डी के पिता सी हैं, बी क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, तो ए क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चाचा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में अक्षरों का कोई सा समूह खाली स्थानों पर क्रमानुसार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं, इस पर रखने से श्रृंखला को पूरी करेगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखते हैं क्या चल रहा है, इसमें क्या आ रहा है। पहले है सी, ठीक है, सी है, उसके बाद ब्रैकेट खाली है, तो सी के और उसके बाद दिया हुआ है ई दिया हुआ है, फिर खाली है, उसके बाद जो दूसरी श्रृंखला है उसमें क्या हुआ है, सी डी दिया हुआ है। मतलब सी के बाद यहाँ पे पता चल रहा है कि सी के बाद क्या आने वाला है, डी आने वाला है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे डी आएगा यहाँ पे पहले वाले में। ठीक है, उसके बाद फिर से ब्रैकेट खाली, मतलब फिर जगह छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे डी आ गया, अगर यहाँ पे डी आ गया तो हमें क्या पता चल रहा है कि डी के बाद तो ई आया ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। ठीक है, ये ई लिख देते हैं यहाँ पे। अब ई के बाद यहाँ पे क्या आ गया, एफ आ गया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि ई के बाद एफ आने वाला है, तो ये जो ई के बाद खाली जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एफ लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया एफ, तो हम क्या लिखेंगे, डी एफ और फिर ये वाला डी, सॉरी डी नहीं, ये तो डी है ही ऑलरेडी, डी एफ और ये आ जाएगा ई। अब फिर एफ है, ठीक है, एफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट फिर ब्लैंक छूटा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। तो डी के पहले क्या आ रहा है, बाकी जगह पे अपने सीरीज में देखा कि डी के पहले सी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी और फिर डी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई और ये एफ। तो क्या हो गया, डी एफ ई सी ई। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी
DFECE। थोड़ा सा इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपसे इजीली ये बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है 1 4 9 16 25 और क्वेश्चन मार्क। हमें इसको पूरा करना है। ऑप्शंस हैं A30, B35, C36 और D40। तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ है ये। 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 4। इसके बाद अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 मिलेगा। यहाँ पे मिला हुआ है जो। सेम चीज़ अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमें 16 मिलता है। और अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो 25 मिलता है। मतलब ये पूरी सीरीज़ हमें मिल रही है। 1 मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 मल्टीप्लाई से 2 से 4, 3 से करेंगे तो 9, 4 करेंगे तो 6, 16, 5 करेंगे तो 25। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक दर्पण में घड़ी में 2:15 दिखा रहा है, एक घड़ी है जो मिरर में 2:15 दिखा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए है 9:45, बी है 10:45, सी है 8:45 और डी है 7:45। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये जो घड़ी दिख रही है, जो मिरर में घड़ी है वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब अगर हम मिरर हटा के देखते हैं तो हमें घड़ी कैसे दिखाई देगी, तो मिरर हटाएंगे तो घड़ी इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ये जो वास्तविक समय है वो है सेकंड वाला। ये रियल टाइम है और ये जो है वो मिरर इमेज है। तो हमें वास्तविक समय बताना है। तो क्या दिख रहा है इस घड़ी में आपको, 9:45 हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 9:45। अगला प्रश्न है। फिर से एक सीरीज दी हुई है, श्रृंखला 2 6 12 20 30 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं A40, B42, C44 और D46। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अगर हम 2 जो दिया हुआ है, 2 में सिर्फ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें मिलता है 2 मिलता है। 1 से 2 का गुणा करेंगे तो 2। अब हमें 1 को छोड़ के 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 3 का कर देना है। तो क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा। फिर हमें 2 को छोड़ के 3 में 4 का मल्टीप्लाई कर देना है तो 12 मिल जाएगा। 3 को छोड़ के फिर 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। उसके बाद 5 में 6 का कर देंगे तो 30 मिलेगा। 6 में 7 का कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 42। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42। अगला प्रश्न है। यदि समर इक्वल टू रमर, तो विंटर इक्वल टू क्या? देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, समर लिखा हुआ है, रमर लिखा हुआ है। तो क्या किया उसने, जो एस है यहाँ पर सिर्फ एस ऐड हुआ है और यहाँ पे एस की जगह पे आर आया हुआ है। बाकी की सारी स्पेलिंग कैसी है, सही सेम है, स्पेलिंग चेंज नहीं है कोई भी। तो हमें विंटर के साथ भी वही करना है। तो देखिए टेबल जो एक चार्ट है वो पहले देख लेते हैं कि आर जो है वो पहले आ रहा है और एस क्या है, बाद में आ रहा है। मतलब उसने क्या किया है, एस को रिप्लेस किया है और एस की जगह क्या लिखा है, आर लिखा है। मतलब कि जो उसके पहले आने वाला अल्फाबेट है उसको लिखा है। तो सेम हमें विंटर में करना है। विंटर में जो वी है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू के पहले क्या आता है, वी आ रहा है। तो हमें डब्ल्यू को रिप्लेस करके डब्ल्यू के पहले जो भी अल्फाबेट आता है वो लिखना है। तो डब्ल्यू के पहले क्या आ रहा है, वी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विंटर सही आंसर इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। फिर से एक श्रृंखला दी हुई है 13, 26, 39, 52 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस दिए हुए हैं A60, B65, C66 और D68। तो इस सीरीज को देखकर ही क्या लग रहा है कि ये एक टेबल है, 13 का टेबल है। 13 का जो पहाड़ा होता है ना वो है। तो 13 का पहाड़ा देख लीजिए आप। 13, 26, 39, 52। तो 52 के बाद क्या आएगा, 65। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 65। अगला प्रश्न है। यदि किसी कोड में 3 मल्टीप्लाई 4 को 25, 5 मल्टीप्लाई 6 को 61, 7 मल्टी लिखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 8 को क्या लिखेंगे? तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलता है। अब जो 12 मिल रहा है, हमें 12 मिल रहा है, वो 25 से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, 25 के आसपास का भी नहीं है कि हम उसमें प्लस माइनस कर लें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 मिलेगा, जो क्या है 25 के बिल्कुल पास की वैल्यू है। वैसे ही अगर हम 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिलेगा। 30 में फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा और 60 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 61 मिल जाएगा। इस प्रकार से 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 25। ये 25 मिल गया। नेक्स्ट फिर किया, 5 मल्टीप्लाई 6 किया तो क्या मिला, 30, 30 मल्टीप्लाई 2 किया तो मिला 60, 60 प्लस 1 किया तो मिला 61। सेम चीज़ क्या करेंगे 7 8 के लिए। 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 56, 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 112 और 112 में 1 ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 113। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 113। अगला प्रश्न है। ऑड वन आउट, हमें भिन्न को चुनना है। ऑप्शंस हैं A64, B81, C121 और D125। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
64 कैसा आएगा? अगर 8 में 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 64 जो है वो 8 का वर्गमूल होता है। 81 किसका वर्गमूल होता है? 9 का। और 10 का वर्गमूल यहाँ तो दिया नहीं हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। 100 का वर्गमूल होता है 10 और 121 का क्या होता है? 11। अब देखिए ये भी किसी का वर्गमूल है, ये भी है, ये भी किसी का वर्ग है, 64 भी, 81 भी किसी 9 का वर्ग है और 121 भी 11 का वर्ग है। लेकिन 125 वर्ग नहीं है किसी का भी, तो ये ऑड क्या हो जाएगा? 125। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 125। अगला प्रश्न है, फिर से एक श्रृंखला दी हुई है, 11, 22, 44, 88 और क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या करना है इसमें। 11 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 22 मिला। 22 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मिलेगा। 44 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 मिलेगा। अब 88 में 2 का मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 11 प्लस 11 भी कर सकते हैं। अगर 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो 11 प्लस 11 कर देंगे, 22 मिलेगा। फिर 22 प्लस 22 किए तो 44 मिलेगा। 44 प्लस 44 किया तो 88 मिलेगा और 88 प्लस 88 किया तो 176 मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 176। देखिए अगर आप चाहें तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर नहीं चाहें तो जो वैल्यू दी है उसमें वही वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो आपको ये नेक्स्ट वाली वैल्यू मिल जाएगी। दोनों प्रकार से कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 176। अगला प्रश्न है, यदि 15% ऑफ 200 मतलब कि 200 का 15% बराबर x है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं x की वैल्यू क्या होने वाली है। ये दिखा है 200 का 15%। 15% को हम कैसे लिखेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू x। तो हमें x की वैल्यू बतानी है, तो चलो यहाँ पे कट कर लेते हैं। 200, ये डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 15, x की वैल्यू आ जाएगी 30। 15 दूनी 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला प्रश्न है, श्रृंखला दी हुई है BDF, CEG, DFH और नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो हमें फाइंड करना है कि अगला क्या आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। बी, हम तीनों जो सीरीज की तीनों वर्ड दिए हुए उसको देखते हैं। पहले का लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है, दूसरे का सी लिखा हुआ है और तीसरे का डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो चौथे का क्या आने वाला है? अगर इस सीक्वेंस में है तो चौथे का क्या आएगा? ई आएगा। तो ई हमने लिख लिया। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड वाला जो कैरेक्टर है वो देखें तो फिर आता है डी, मतलब कि क्या आ रहा है? डी आ रहा है, सेकंड का ई आ रहा है और इसका एफ आ रहा है, मतलब ये भी सीक्वेंस में आ रहा है। तो जो नेक्स्ट का है तो क्या आ जाएगा उसकी जगह पे? जी आ जाएगा। तो हमने लिख लिया जी। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम, एफ। ये है एफ, एफ के बाद आया जी और जी के बाद आया इसका एच। तो इसका नेक्स्ट का क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, ई जी आई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ई जी आई। अगला प्रश्न है, एक कोड भाषा में फ्रेंड को GQJDOC के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में पीस को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं। अगर फ्रेंड को GQJDOC लिखा है तो PACE को क्या लिखा जाएगा? चलो देखते हैं। इसका एक टेबल है, तो इस टेबल में देखेंगे एफ, ये है एफ। अगर फ्रेंड को लिखा है जी से, एफ के जस्ट बाद का आया जी। तो अगर हम देखें पी के जस्ट बाद का क्या है? क्यू है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू। ठीक है, फिर आर है, सेकंड देखेंगे आर को क्या लिखा है? क्यू लिखा है, मतलब कि आर के जस्ट बाद का एस नहीं लिखा है, उसके जस्ट पहले का लिखा है, तो क्या है? क्यू लिखा है। तो हमें क्या लिखना है? ई के जस्ट पहले का लिखना है। ई के पहले का क्या है? डी। तो हमने लिखा डी। फिर है आई, तो इसमें आई के जस्ट बाद का उसने जे लिखा है, आई के बाद का लिखा है जे। तो हमें ए के बाद का लिखना है बी। फिर ई को उसने लिखा है डी, ई के पहले का लिखा है उसने डी, जस्ट बाद का नहीं लिखा है। तो हमें इसमें भी देखना है कि सी के हमें पहले का लिखना है। सी के पहले क्या आता है? बी आता है, तो हमने लिखा यहाँ पे बी। फिर एन, एन के बाद का लिखा है इसने ओ, ओ लिखा है एन के बाद का। तो हमें भी क्या लिखना है? ई के बाद का लिखना है एफ। ये ई के बाद का एफ लिखेंगे। मतलब क्या है? एक जो कैरेक्टर है वो बाद वाला कैरेक्टर लिया है, फिर दूसरे का पहले वाला कैरेक्टर लिया है, फिर तीसरे का बाद वाला लिया है, चौथे का पहले वाला और ऐसे पांचवे का बाद वाला। इस प्रकार से एक फॉरवर्ड लिया है, एक बैकवर्ड लिया है। तो क्या आ रहा है? क्यू डी बी बी एफ। तो किस पे है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्यू डी बी बी एफ इसका आंसर होगा। इसमें ए लिखा हुआ है आंसर में, लेकिन ये गलत है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा, क्यू डी
BBF इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यदि 4 मित्रों की आयु का योग 60 वर्ष है, 4 मित्रों की आयु का जो योग है वो 60 वर्ष है, तो प्रत्येक की औसत आयु समान है। तो प्रत्येक की आयु कितनी होगी? 4 दोस्त हैं जिनकी औसत आयु अगर निकाली जाए तो वो एक जैसी है और अगर चारों की आयु को ऐड कर दिया जाए तो 60 मिलेगा। तो उनकी औसत आयु हमें बताना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। आयु का योग क्या है? 60 वर्ष। मित्रों की संख्या क्या है? 4। तो अगर हम प्रत्येक की आयु निकालना चाहते हैं तो जो आयु का योग है उसको मित्रों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो आयु का योग क्या है? 60 है और मित्रों की संख्या 4 है, तो क्या हो जाएगा? 60/4 करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा 15। मतलब प्रत्येक की आयु क्या है? 15 है। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, अगर हम चारों की आयु को ऐड कर देंगे तो हमें 60 मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? ऐसा कौन सा अंग है जो मानव शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है? ऑप्शन है, ए हृदय, बी यकृत, सी गुर्दा जिसे किडनी कहते हैं और डी फेफड़ा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा, किडनी। किडनी जो है वो हमारे अंदर जो ब्लड है उसको शुद्ध करने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? ए श्वसन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी परासरण और डी पाचन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस, ए शनि, बी पृथ्वी, सी बृहस्पति और डी अरुण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, किस धातु को लिक्विड मेटल कहते हैं? कौन सी धातु है जो लिक्विड मेटल कहलाती है? ए पारा, बी सोना, सी चांदी और डी तांबा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला प्रश्न देख लेंगे, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या बतानी है? ए वोल्ट, बी वॉट, सी ओम और डी एम्पियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शंस हैं, ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी और डी से होता है सूखा रोग। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी नीला ग्रह किस लिए कहलाती है? ऑप्शंस हैं, ए जंगलों के कारण, बी जल के कारण, सी वायुमंडल के कारण और डी बादलों के कारण। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल के कारण। पृथ्वी है उसमें जल की अधिकता होने की वजह से वह नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शंस हैं, ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी कैल्शियम और डी लोहा मतलब आयरन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि किस माध्यम में तेजी से ट्रैवल करती है? ऑप्शन हैं, ए ठोस, बी द्रव, सी वायु और डी निर्वात। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठोस में जो ध्वनि है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और निर्वात में ध्वनि की तीव्रता सबसे कम होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है सामान्य मनुष्य का, जिसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो वो कितना होगा? ऑप्शन हैं, 96 फ़ारेनहाइट, बी 98.4 फ़ारेनहाइट, सी 100 फ़ारेनहाइट और डी 102 फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98.4 फ़ारेनहाइट। ये 98.4 फ़ारेनहाइट होता है कुछ लोगों का और कुछ लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो 98 टू 96 जो होता है वो नॉर्मल मनुष्य का होता है टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? दांत के अंदर कौन सा पदार्थ होता है? किस पदार्थ से मिलकर दांत बनते हैं? ऑप्शंस हैं, ए कैल्शियम, बी डेंटिन व एनामेल, सी हड्डी और डी फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेंटिन व एनामेल। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? बल्ब में का जो फिलामेंट है वो किस धातु का होता है? ऑप्शंस हैं, ए लोहा, बी तांबा, सी टंगस्टन और डी एल्यूमिनियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पृथ्वी के जो वातावरण में ओजोन लेयर पाई जाती है, वो हमें किससे बचाती है? ए ग्रीन हाउस गैस से, बी धूल से, सी बैंगनी किरणों से और डी ऑक्सीजन की कमी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी किरणों से, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किससे कहा जाता है? कौन सा ग्रह है जो लाल कलर का होता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र और डी बुध। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी पिट्यूटरी, सी यकृत जिसे लीवर भी कहते हैं
और डी थायराइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लीवर। अगला प्रश्न है, 200 का 25% क्या होगा? 200 जो अमाउंट है, रुपए भी बोल सकते हैं या नंबर भी बोल सकते हैं, उसका हमें 25% निकालना है। ऑप्शंस हैं ए 25, बी 40, सी 50 और डी 60। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। 200 का 25%, तो 200 और 25% है तो 25/100 करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, क्या बचा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 25। क्या होगा इसका आंसर? 50। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन है ए 85, बी 80, सी 70 और डी 90। तो चलिए देखते हैं कैसा होगा। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब कि हम मान लेते हैं कि दो संख्याएं कौन सी है, एक है x और दूसरी है y। तो गुणनफल क्या है? 1575, मतलब कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 1575 और भागफल क्या है? 9/7। भागफल है x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 9/7। अब क्या करना है, हमें संख्याओं का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वाई वाई मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 1225। ये हमें मिलेगा इसका आंसर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। ठीक है। अब देखेंगे कि जो 1225 है वो किसका वर्गमूल है, किसके वर्गमूल के बराबर है। तो जो 1225 होता है वो 35 का वर्ग होता है। अगर हम 35 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1225। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू आ गई 35। ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1575 में हम यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, या फिर x बटा y में हम यहाँ y की वैल्यू रख देंगे। किसी में भी, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया। ये जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है x बटे y इज इक्वल टू 9/7, तो हमने x डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 7 कर लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 7x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 35। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो आ गया x इक्वल टू 9। ये 7 को हम फिर नीचे लेके जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 7, और फिर क्रॉस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x की वैल्यू 45। अब क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, संख्याओं का योग क्या है। हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें दोनों का योग निकालना है, दोनों का एडिशन निकालना है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 80 सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि 5 पेन की कीमत 50 रुपए है तो 12 पेन की कीमत कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन देख लेंगे, ए 110, बी 115, सी 120 और डी 125। तो पहले हमें क्या दिया है, 5 पेन की कीमत दी हुई है 50 रुपए। ये दी है 5 पेन की कीमत कितनी दी है, 50। तो अगर एक पेन की कीमत हम निकालें तो कितनी होगी, 50/5। 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या एक पेन की कीमत कितनी निकल जाएगी हमारे पास, 10 रुपए। 10 रुपए आ गई। अब 12 पेन की कीमत निकालने के लिए क्या कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, उस पर 10% की छूट देने पर बिक्री का मूल्य कितना होगा? अगर कोई दुकानदार के पास जो वस्तु है वो 500 की बेच रहा है, लेकिन उसने क्या किया, 10% छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आपको कितने की मिलेगी? ऑप्शन हैं, ए 450, बी 460, सी 470 और डी 480। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। 500 का 10% कैसे निकालेंगे? 500 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या होगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 50। 500 का 10% क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। ठीक है। अब जो 10% है, ये 50 रुपीज जो 10% है ये निकला है, इसको हम क्या कर देंगे, जो भी असली कीमत है उससे घटा देंगे। तो 500 में से 50 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 450 रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 450। अगला प्रश्न देखेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब कि 45 को 9 से भाग देना है और 6 से गुणा करना है। ऑप्शंस हैं, ए 25, बी 26, सी 27 और डी 30। तो कैसे सॉल्व होगा ये किया हमने, 9 एकम 9, 9 पना 45। ठीक है। अब क्या बचा, 5 गुणा 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 3 गुना बराबर 60 है। संख्या क्या है? कोई संख्या है, उसकी 3 गुना अगर उसमें 3 गुना करते हैं तो वैल्यू आती है 60। तो वो संख्या हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं, ए 15, बी 18, सी 25 और डी 20। तो माना कि वो संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, संख्या माना कि एक्स है। अब हम एक्स को 3 गुना करेंगे तो 60 मिलेगा। तो किया 3x, मतलब कि x मल्टीप्लाई 3, 3x इज इक्वल टू 60, 60।
तो क्या कर देंगे, ये 3 कहाँ चला जाएगा, 60 के नीचे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 बटा 60 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20। अगला प्रश्न है, सरल ब्याज साधारण ब्याज का एक प्रश्न है, 2000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। ऑप्शन हैं ए 100, बी 150, सी 250 और डी 200। तो देखिए ये कैसे सॉल्व होगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी को पता है। साधारण ब्याज ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला पे ये सारी वैल्यू हमें रख देनी है। क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन क्या है 2000 रुपए, दर क्या है 5% और जो समय है वो है 2, हमने रख दिया। ये देखिए आ गया 2000, 5, 2 और 100। अब इसको हम कट कर देंगे, ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 20 गुणा 5 गुणा 2 बचा। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 200। 200 रुपए जो रहेगा वो ब्याज होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या कितनी है। अगर कोई संख्या है उसका अगर 40% निकालेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी, 80 प्राप्त होगी। तो हमें वो संख्या बताना है। ऑप्शन हैं ए 200, बी 180, सी 150 और डी 220। तो देखिए माना कि संख्या क्या है, एक्स है। हमने बता मान लिया कि वो जो संख्या है अभी एक्स है, हमें फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्या किया, एक्स का 40% बराबर क्या है 80। तो एक्स मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 80। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 40x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब क्या हो जाएगा, 40x बराबर 8000। तो x ये 40 को कहाँ लेके जाएंगे, इसके नीचे लेके जाएंगे। क्या आ जाएगा, x बराबर 8000 बटे 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 200। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 200। अगला प्रश्न है, 2 घंटा 30 मिनट बराबर कितने मिनट। अब सभी को ये पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, 120 मिनट होंगे। उसमें हमें 30 मिनट को जोड़ देना है। ऑप्शन देखेंगे, ए 120, बी 130, सी 140 और डी 150। इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 2 घंटे में क्या होंगे, 120 मिनट। अब क्या करेंगे, 120 मिनट और 30 मिनट को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 150 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 150 मिनट। अगला प्रश्न है, भिन्न को हल करें। एक भिन्न दी हुई है, मतलब कि 200 का 3/4, 200 का 3/4 हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हैं ए 130, बी 140, सी 150 और डी 160। तो देखेंगे 200 का 3/4, तो इसको कट कट कर देंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और ये 10। 3 गुणा 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 240 है और विक्रय मूल्य 300 है तो लाभ का प्रतिशत बताइए कितना है। ऑप्शन हैं ए 20%, बी 22%, सी 25% और डी 30%। तो देखिए क्रय मूल्य मतलब क्या हुआ, खरीदा हुआ मूल्य, जो भी वस्तु आप खरीद रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा। और विक्रय मूल्य क्या कहलाएगा, अगर आप कोई वस्तु 240 में खरीद रहे हैं और 300 में बेच रहे हैं तो जिस भी अमाउंट में आप बेच रहे हैं वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए हमें लाभ का प्रतिशत बताना है, लाभ कितने रुपए का होगा ये तो हमें पता चल जाएगा इजीली कि हम 300 से 240 घटा देंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें उसका परसेंट बताना है कि कितना परसेंट लाभ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको। विक्रय मूल्य दिया है 300 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य दिया है 240 रुपए। अब हमें लाभ निकालना है। पहले लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। तो 300 से 240 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा 60। हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 60 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, लाभ के प्रतिशत की गणना करना है। तो कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इक्वल इंटू 100। जो भी लाभ है उसको क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लाभ कितना है 60 है, क्रय मूल्य कितना है 240 है। तो 60 बटे 240 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ये हो जाएगा। किया इसको अपन ने, 0 से 0 पहले ही कट गया है ना। ये आ जाएगा 4, ठीक है। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा आंसर 25। जो लाभ का परसेंट है वो कितना है, 25 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25%। अगला प्रश्न है, एक थैले में 50 गेंदें हैं जिसमें 20 लाल, 15 नीली और बाकी हरी गेंदें हैं। तो हरी गेंदें कितनी हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन हैं ए 10, बी 15, सी 12 और डी 20। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थैले में टोटल गेंदें कितनी है 50, कुल गेंदें हैं 50, लाल गेंदें कितनी है 20 और 15 नीली कितनी है 15। अब क्या है, हम अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे रेड और ब्लू बॉल्स को और 50 से माइनस कर देंगे तो जो भी ग्रीन बॉल्स हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी, कितनी बॉल है वो पता चल जाएगा। तो किया, नीली गेंदों और लाल गेंदों का योग कितना हो जाएगा, 20 + 15 इक्वल टू 35। मतलब नीली और लाल गेंदें मिला के 35 गेंदें हैं। तो हरी गेंदें कितनी होंगी, 50 माइनस 35। तो कितना आ जाएगा आंसर 15। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 15 होंगी हरी गेंदें। अगला प्रश्न है,
यदि 12 विद्यार्थी 6 दिन में पूरा काम करते हैं, काम को पूरा करते हैं, तो वही काम को 18 विद्यार्थी कितने दिन में करेंगे? अगर स्टूडेंट को कोई काम दिया गया है, 12 स्टूडेंट हैं, वो 6 दिन में करते हैं उस काम को मिलके। तो अगर स्टूडेंट बढ़ा दिया जाए, तो कितने दिन में जो 18 स्टूडेंट हैं, वो कितने दिन में करेंगे? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 2 4, सी 5 और डी 6। तो सॉल्व करने पे पता चलेगा कैसे होगा? माना कि 18 विद्यार्थी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं, माना कि वो कितने दिन में पूरा करेंगे? एक्स दिन में पूरा करेंगे। तो एक फ़ॉर्मूला होता है, जो भी विद्यार्थी और काम है, कितने दिन हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। देखिए क्या होगा, विद्यार्थी मल्टीप्लाई बाय दिन इक्वल टू विद्यार्थी मल्टीप्लाई बाय दिन, क्योंकि यहाँ पे भी विद्यार्थी दिए हुए हैं और यहाँ पे भी विद्यार्थी दिए हुए हैं, ठीक है? तो हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 6 कर देंगे और 18 मल्टीप्लाई हमने इसकी वैल्यू क्या माना है? 18 बच्चों के काम करने के दिन की एक्स माना है, तो 18 मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये हो गया 18x इज़ इक्वल टू 72। फिर x, ये 18 को हम 72 के नीचे लेके जाएँगे डिवाइड करके, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। 18 विद्यार्थी कितने दिन में करेंगे काम? 4 दिन में मिलके करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का योग 100 है, तो औसत कितना होगा? जो 5 नंबर दिए हुए हैं, उनको जब जोड़ते हैं तो 100 मिलता है, तो उसका हमें औसत निकालना है, एवरेज। ऑप्शंस हैं ए 15, बी 18, सी 20 और डी 25। तो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। कुल योग कितना है? 100 है और संख्याओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो 100 को डिवाइड कर देंगे 5 से, आंसर आ जाएगा 20। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी 20। अगला प्रश्न है, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यदि ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? एक ट्रेन है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो उसको 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही पढ़ने में आसान लग रहा है, इसका आंसर भी इज़िली आपको पता चल गया होगा कि क्या आएगा इसका आंसर। लेकिन इसी टाइप के और भी क्वेश्चन्स आते हैं जो घुमा-फिरा कर पूछते हैं, टफ क्वेश्चन्स रहते हैं। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होगा, उसमें वैल्यू पुट करके उसका आंसर फाइंड करना होगा। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणा समय। जो भी दूरी है उसमें उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए चाल को समय से गुणा करना पड़ता है। तो अभी हमें पास क्या दिया हुआ है? दूरी भी दी हुई है 120 किलोमीटर और समय भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है सॉरी, है ना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें समय फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम? ये चाल को यहाँ से हम क्या कर देंगे, दूरी के नीचे लेके चले जाएँगे। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब हमें क्या करना है, दूरी की वैल्यू है 120 और चाल की है 60। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 घंटे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2 घंटे। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।